आखिरी आधा घंटा जहां पर हम अब आपके सवालों के जवाब देंगे और आपकी कराएंगे कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। इस बीच बाजार की आज की गिरावट को लेकर अगर आप भी हैरान परेशान हैं और अपने निवेश पोर्टफोलियो को लेकर चिंतित हैं तो आपकी चिंता को ख़त्म करेगा मनी मंत्रा। अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। आपको मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मनी मंत्रा आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर बैठा है। 96198 और 73567 पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन चलिए दर्शकों को जोड़ते हैं शो में। अर्नव पंड्या, हेमंत रुस्तगी हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन कुमार साहब नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। पूछिए सर। जी मैम, मैं बिफोर मतलब 1 ईयर से हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। अच्छा। और मेरे 4 म्यूचुअल फंड है मैम। ओके। एक्सिस एक्सिस ग्लोबल इक्विटी है, टाटा इंडेक्स सेंसेक्स फंड है आपके पास, मेरे जी जी टाटा स्मॉल कैप है ना, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास। 2 एक्सिस के 2 टाटा के फंड्स हैं आपके, और आपने 1 साल से कुछ ज्यादा ही समय हुआ है ना शुरुआत करके निवेश को? जी 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 मैम, 1 साल से ज्यादा हो गया। ठीक है, आपके पास 10 ईयर्स तक मुझे रहना है बने भी। 5 फंड्स है ना, टाटा डिजिटल इंडिया भी है। जी जी। टाटा और एक्सिस में क्यों बनाया है पोर्टफोलियो? इन्हीं 2 एएमसीज को क्यों चुना है? बस मैम ऐसे रिटर्न वगैरह देखकर थोड़ा ऐसे। अच्छा। मैंने किसी एक्सपर्ट से नहीं किया, बस ऐसे अपने अच्छा अपनी स्टडी से ही किया इसको पोर्टफोलियो को जल्दी। अच्छा, आज की बाजार की गिरावट तो देखी होगी आपने? जी जी मैम। है ना, 10 साल तक रहेंगे इस पोर्टफोलियो में? जी मैम। चलिए, मेरे ख्याल से अर्नव जी इनको एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ना चाहिए। टाटा डिजिटल इंडिया फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड भी शामिल किया हुआ है, ग्लोबल इक्विटी फंड भी है। मेरे ख्याल से जहां तक एक्सपोजर की बात है, अच्छा चुनाव फंड कैटेगरीज में किया जा सकता है। क्या बदलाव आप इनको रेकमेंड करेंगे? जी, पहली चीज तो ये है कि जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बनाएं तो आप गोल्स के मुताबिक उसको कितना एग्रेसिव बनाना है और किस प्रकार से बनाना है वो आपको देखना होगा। तो इस केस में क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको 10 साल के लिए निवेश करना है, तो जो स्ट्रैटेजी है एज अ होल कि आप इक्विटी की तरफ जाए, वो एक साउंड स्ट्रैटेजी उन्होंने ऑलरेडी अपना ली है। दूसरी बात उनको ये पहले अभी करनी चाहिए कि अपने गोल्स को स्पेसिफाई कर दे कि 10 साल बाद आपको कितना चाहिए और वो किस लिए चाहिए। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप जितना निवेश कर रहे हो वो क्या एडिक्वेट है या नहीं। और दूसरी बात, आगे जाते हुए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और आप एडिशनल अमाउंट्स ऐड करते जाएंगे तो वो कितना ऐड करना है वो भी आपको इससे पता चल जाएगा कि जब गोल का अमाउंट सेट की गई है तो उससे आप पता चल सकता है कि आपको कितना निवेश करना है। अब आते हैं उनके पोर्टफोलियो पर, जहां पर इन्होंने 2 ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स चूज किए हैं। तो ये चीज कोई भी निवेशक के लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप अपना निवेश एक ही या 2-3 फंड हाउसेज में ही रिस्ट्रिक्ट ना करें। आपके नीड के मुताबिक जहां पर आपको एक्सपोजर चाहिए वहां पर जो भी एक अच्छा स्टेडी फंड हो, कंसिस्टेंट फंड हो, वहां पर आप जा सकते हैं। तो अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो ये जो एक इनके पास एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एक इंटरनेशनल फंड है, फिर एक टेक फंड है, एक लार्ज कैप फंड है जो इंडेक्स फंड है, और एक स्मॉल कैप फंड है। तो इस पूरे पोर्टफोलियो को जब हम देखते हैं तो इसमें एक चीज जो क्लियरली बाहर आती है वो ये है कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने एक टेक फंड जो एक सेक्टर स्पेसिफिक या थीमेटिक फंड है उस प्रकार का एक फंड ले लिया है, और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर वाला फंड भी ले लिया है। तो मेरे हिसाब से इनको 2-3 छोटे बदलाव करने चाहिए। जो लार्ज कैप का इनका एक्सपोजर है जो इंडेक्स फंड में है, तो मेरे मुताबिक एक लार्ज कैप फंड में इंडेक्स के बदले अगर वो एक एक्टिवली मैनेज फंड में जाते हैं तो वहां पर उनको थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो मेरा चॉइस ये होगा कि जो सेंसेक्स फंड है वहां से एक अमाउंट शिफ्ट करके कोई एक बड़ा लार्ज कैप फंड जो जैसे कि मिराई लार्ज कैप फंड, वहां पर आप जा सकते हैं। जो एक्सिस का
इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है वो बरकरार रखे, वहां पर कोई चेंज की जरूरत नहीं है। जो इंटरनेशनल फंड है वो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन देता है। और दूसरी बात ये है कि जो फंड में ये निवेश करता है उसका पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो उसका 63% यूएस मार्केट्स में जाता है, जबकि दूसरा 13% यूरोप में जाता है, 7% यूके में जाता है। तो उस प्रकार से ग्लोबली भी सिर्फ एक ही मार्केट में ये फंड का एक्सपोजर नहीं है, तो वहां पर भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन है, तो वो भी एक अच्छी चीज है, वहां से रिस्क भी कम होता है। तो ये इंटरनेशनल फंड बरकरार रखे, जो स्मॉल कैप फंड है वो भी बनाए रखे, और मेरा यही कहना है कि एक जो गैप है उनके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड का, तो वहां पर जो थीमेटिक फंड है उसे बदलकर वो मिड कैप की तरह उसे मुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है मिड कैप में थोड़ा, लेकिन वहां पर अगर आप स्टेडी इन्वेस्टिंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। तो वहां पर वो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज को शामिल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टाटा डिजिटल। तो ये दो चेंजेस करने से तो अपना पोर्टफोलियो में निवेश काफी बढ़ाना अच्छा होगा, तो बैलेंस। इसी पोर्टफोलियो में रहें निवेश बढ़ाने के लिए भी। जी, उनको जब भी बढ़ाना हो तो इन्हीं फंड्स में रकम बढ़ाते रहें, तो उसी से उनके गोल की तरफ वो बढ़ सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा अपनी गोल प्लानिंग पर आपको काम करना होगा विपिन, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले वक्त में करेंगे, लेकिन क्या सुधार पोर्टफोलियो में आपको मौजूदा वक्त में करने चाहिए उस पर सलाह दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, सौरभ सिकदर हमारे अगले दर्शक है। इनकी उम्र 25 साल की है और इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सौरभ, गुड इवनिंग, क्या करते हो? गुड इवनिंग। क्या करते हो सौरभ? पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू सो मच अपना सवाल भेजा। और आपको क्या है, आपका टीवी शो बहुत अच्छा लगता है। Thank मुझे you. लगता है जितनी हमारे इंडिया में टीवी चैनल है जिसमें ये जो मनी मंत्रा जो आता है, ऐसा कोई टीवी टेलीकास्ट कोई चैनल में नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सराहना के लिए और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। बताएं, आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट की, ये आपका पहला निवेश है? हाँ, लेकिन इससे पहले मैं स्मॉल कैप फंड में निवेश किया, तो उसमें मुझे कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखा। कौन से स्मॉल कैप फंड में थे आप सौरभ? SBI स्मॉल कैप। SBI स्मॉल कैप अभी भी है उसमें? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल। मैंने तो क्विट कर दिया। अच्छा, तो अभी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ही है, तो मंथली मतलब SIP 3500 अभी SIP है मेरा। ठीक है। तो इसके अलावा मैं स्टॉक में करता हूँ, स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो मार्केट का हाल बहुत खराब है, अभी तो डाउन ट्रेंड लग रहा है। तो राइट, मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा मेरा प्लान है 50 ईयर्स। हाँ, 50 ईयर्स तक तो वैसे गवर्नमेंट सर्विस, लेकिन आफ्टर 50 या 55 ईयर्स के बाद मैं रिटायरमेंट प्लान। मतलब आप जब 50 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, है ना? ठीक है, मुझे आपसे ये जानना है कि अपने निवेश को आने वाले वक्त में आप बढ़ाएंगे? हाँ, क्योंकि वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना सौरभ? अभी आप 3500 का कर रहे हैं तो ये तो पर्याप्त नहीं है, ये क्लियरली बढ़ाना पड़ेगा। और कुछ बुनियादी चीजें हैं जो आपको बाजार के बारे में समझनी होंगी। ठीक है, आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश तो करते ही हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को आप अलग रखिए, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि नजरिया अपना लंबा रखें। मैं नहीं जानती आपने स्मॉल कैप फंड में कब निवेश किया था, और अगर आप छोटी अवधि के लिए उसमें निवेशित थे और गिरावट देखकर डर गए और निकल गए तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा इक्विटी का, जो कि हम हमेशा लोगों को समझाते हैं लंबी अवधि में ही मिलता है। बारीकी से हेमंत जी आपको इस पर सलाह देंगे। हेमंत जी, सबसे पहले तो SBI स्मॉल कैप फंड अच्छा है, लेकिन ये कितना रुके रहे इसमें मैं नहीं जानती हूँ, और गिरावट देख के शायद घबरा गए और इसीलिए निकल गए होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम शुरुआत करते हैं SBI स्मॉल कैप से, अच्छा फंड है। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरीज में देखें, प्रॉब्लम क्या होता है जब आप मिड कैप या स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो,
वो जो मार्केट का जो सेगमेंट है वो काफी वॉलेटाइल होता है। पिछले कुछ समय हमने देखा था ये मार्केट की जब इस जो हमने पिछले ग्रोथ देखी है 1.5 साल में, उसमें स्मॉल कैप्स ने बहुत अच्छा किया है। उससे पहले शायद 1.5 साल ऐसा था कि स्मॉल कैप के जितने भी फंड्स उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। होता क्या है कि जब आप किसी फंड को चुनते हो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के आप में आपके स्ट्रेटेजी में क्लैरिटी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप सिर्फ अगर मार्केट रिटर्न देख के जा रहे हो तो जब ऐसा फेज आएगा जहां पे आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है तब फिर आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है और फिर जल्दी से वहां पे निकल जाते हो। स्मॉल कैप में क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये है वो आपका इकलौता फंड नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने कहा उनका पहले एक ही फंड था, स्मॉल कैप फंड था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उन्होंने निकाल के पैसा जो है फिर वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में डाल दिया। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है समझना हर सेगमेंट का रोल है आपके पोर्टफोलियो में, कितना एक्सपोजर हो और आप डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, तभी उन सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा होगा। तो ये तो रहा जहां तक SBI स्मॉल कैप की बात है। अब मैं अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करूं, इन्होंने कहा करीब उनको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। 3,500 के हिसाब से अगर मैं 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मान के चलूं तो करीब उनको 30 साल लगेंगे 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत क्लियरली एक चीज समझ लें कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ की, होपफुली उन्होंने इन्फ्लेशन को उसके अंदर शामिल किया है। ये समझ लिया है कि 25-30 साल के बाद उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है और पूरी इन्वेस्टमेंट इनकी एक ही फंड में। हालांकि ये फंड काफी अच्छा है, ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। इसमें कुछ पैसा जो है वो यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है करीब 30%। तो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी है, डिफरेंट सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन एक फंड के अंदर पूरे एक गोल का पैसा इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बहुत रिस्की है। कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी फिलॉसफी हो, ऐसा समय आ सकता है जब इंटरनेशनल मार्केट अच्छा नहीं कर रहे या फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट जहां पे ज्यादा एक्सपोजर है वो अच्छा नहीं कर रहे, तो हमेशा ये एडवाइजेबल है कि कम से कम 2 फंड आपके पास होने ही चाहिए। तो थोड़ा सा पैसा अगर ये बढ़ा ले, मुझे लगता है 500 या 1000, और एक फंड थोड़ा इसमें थोड़ा पैसा कम करके या फिर जो एडिशनल पैसा है वो किसी दूसरे फंड में लें। जैसे अगर देखें तो क्या कोटक का जो इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जो मिड कैप फंड है, उसके अंदर देख सकते हैं, या कैनरा रवैको का इमर्जिंग इक्विटी जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है वो देख सकते हैं। दूसरी बात मैं चाहूंगा, इसके अलावा भी इनके पास गोल्स होंगे, आई एम श्योर इनके पास दूसरे गोल्स भी होंगे। ये सही समय है, इनकी एज है 25 ईयर्स, ये बिल्कुल सही समय है प्लानिंग करने का। जितने भी गोल्स हैं आपके, आप उनको डिफाइन कीजिए। हो सकता है कि आपके पास उन गोल्स के जो रिक्वायरमेंट है उतना पैसा आपके पास ना हो, लेकिन डिफाइन करना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे जाके प्रायोरिटाइज कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि एक इंपॉर्टेंट गोल तो आपने देख लिया लेकिन बीच में जो और दूसरे इंपॉर्टेंट गोल हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय ना हो। तो मैं चाहूंगा कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करो। 2 या 3 बड़े इंपॉर्टेंट गोल्स को अपने आप डिफाइन कीजिए, कितना समय है, कितना पैसा लगेगा, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और जो कमियां हैं, जो पैसे में कमी है, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जितना आप कर सकते हो, उसको कितना जल्दी आप पूरा करके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको आप इन्वेस्ट कीजिए। तो जैसे मैंने कहा, एक फंड आप थोड़ा शामिल कीजिए, थोड़े से पैसे बढ़ाइए और एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट गोल आपकी लाइफ का छूट ना जाए। बिल्कुल सौरभ, बहुत ज़रूरी है कि आप म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक्स की तरह ट्रीट ना करें। थोड़ी सी भी गिरावट देखी तो आप उस फंड से निकल जाएं, ऐसा ना करें। निवेश की प्रक्रिया को समझें क्योंकि ये बहुत अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी होती है। केवल एक स्टॉक या एक फंड पर निर्भर नहीं रहना होता है। फिलहाल आपके लिए फंड अच्छा है, बने रहिए और अपने गोल्स को लाइन अप कीजिए, निवेश को भी बढ़ाइए, आपको यही सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। महेश हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार महेश। नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैडम। चलिए पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मैडम, मैंने लास्ट 2 ईयर से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया था और मेरा जैसे कि पोर्टफोलियो में मैंने एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड एक चूज किया था, एक मोतीलाल ओसवाल ELSS का एक फंड है और तीसरा जो मेरा फंड है वो HDFC फ्लेक्सी कैप का फंड है। तो कुल मिला के तीनों में मैं मंथली अप्रोक्सीमेट 6000 का मैं इन्वेस्ट करता हूँ मैडम। और मेरा जो टारगेट है तो आफ्टर 15 ईयर्स मुझे अराउंड 75 लाख का मेरा टारगेट है, जिसमें मेरा बच्चों का एजुकेशन, मैरिज एज वेल एज मेरा पेंशन का भी सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो ये मेरा टारगेट है मैडम। मुझे बताएं, आपने कहा कि 2 साल पहले आपने शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसे में आपने कोरोना का भी दौर देखा होगा जहां पर बाजार में गिरावट थी, तो कैसे समझाया अपने आप को?
एक्चुअली मैडम इस चीज में तो हम नए थे, इसलिए ज्यादा उसमें निवेश नहीं कर पाए जब मार्केट में गिरावट आ गई थी। और उस समय ऐसा भी था कि पैसे बचा कर रखना ये सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी हमारी कोशिश रही है, क्योंकि कभी भी पैसे की जरूरत हो सकती थी, इसलिए उसमें निवेश करना हमने अवॉइड किया था मैडम। चलिए, हमारे साथ अर्नव पंड्या हैं जो आपको सलाह देंगे आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये लगी अर्नव जी कि इन्होंने ज़्यादा कुछ पता नहीं था इनको बाजार के बारे में, इसीलिए इन्होंने बाजार में निवेशित रहना ही ठीक समझा। फंड्स का चुनाव कैसा है और कैसे अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें? कभी भी आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको अपने गोल्स को पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और मेरे हिसाब से इनके गोल्स पे इनको शायद एक रीलुक करना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने जो अमाउंट दर्शाई है और जो मल्टीपल गोल्स कहे हैं, मेरे हिसाब से शायद जो वो अमाउंट है वो आगे जाते हुए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इनएडिक्वेट हो। तो मेरा मानना ये है कि वो अपने गोल्स के अमाउंट पे थोड़ा विचार करें और देख ले कि क्या उनको ज्यादा चाहिए, क्योंकि 3 गोल उन्होंने बताए हैं तो ये तीनों के लिए इतनी अमाउंट शायद इनफ ना हो। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि जो गोल्स के मुताबिक इनको निवेश करना चाहिए वो एग्जिस्टिंग जो 6000 है उससे काफी ज्यादा है, तो उनको ये बढ़ाने की जरूरत है। मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके इनको एटलीस्ट बिटवीन 15 to 17,000 पर मंथ तक पहुंचना होगा निवेश में, ताकि ये अपने गोल्स की तरफ बढ़ सके। और तीसरी बात ये है कि अगर हम फंड्स देखें तो एक लार्ज कैप फंड है, वो एक एक्सिस का, वो एक अच्छी चीज है, वो बनाए रखे। दूसरा जो फंड है वो है टैक्स सेविंग फंड है। तो ये टैक्स सेविंग फंड अगर उन्होंने सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए ही लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर टैक्स सेविंग के लिए नहीं लिया है तो जो ELSS फंड है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें वो 3 साल का लॉक इन आ जाता है। तो अगर टैक्स सेविंग के लिए लिया है तो ये ठीक है। और तीसरा जो फंड है वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है HDFC का, तो वो भी एक एज अ स्ट्रैटेजी एक फ्लेक्सी कैप फंड होना अच्छी चीज है। तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बने रहे, लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको HDFC के फ्लेक्सी कैप से मूव करके या तो पराग पारीक का फ्लेक्सी कैप या UTI फ्लेक्सी कैप की तरफ जाना होगा, क्योंकि वहां पर उनका जो कंसिस्टेंसी है ये 2 फंड में वो अच्छी है। तो ये चीज इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बदल सकते हैं, और आगे जाते हुए जब वो निवेश जोड़े तब एक मिड कैप फंड भी जोड़ सकते हैं। तो वो आगे की बात है, लेकिन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में गोल्स को रीलुक और ये एक बदलाव करने से उनको एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। चलिए महेश जी, आपको सलाह समझ में आ गई है? हाँ मैडम, समझ में आ गया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सवाल पूछने के लिए। एजाज हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं और इन्हें इंटरनेशनल फंड में निवेश करना है। एजाज जी नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार कविता जी, उम्मीद है आप और आपकी टीम सब ठीक ठाक होगे। बिल्कुल सब ठीक है, आप बताएं घर में सब खैरियत? हाँ मैम, सब ठीक है, थैंक यू। पूछिए। जी मुझे इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैंने आपके शो और काफ़ी पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड शोज के द्वारा मैंने सीखा है काफ़ी सब, और उनके दौरान मैंने कुछ फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, जैसे मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, पराग पारेख, कोटक मल्टी कैप, कैनरा रोबेको फोकस्ड फंड, ये मेरे कोर पोर्टफोलियो में है। और सैटेलाइट में मेरे पास HDFC स्मॉल कैप और एडेलवाइस रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड्स। ये सब फंड्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट की है, जो फंड मैनेजर जो है उनके और कौन सा फंड हाउस बिलोंग करते हैं, उसके दौरान मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है। और मैंने अपना स्ट्रेटेजी इस दौरान रखा है कि मुझे सिर्फ लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ही शॉर्टलिस्ट करने थे। अच्छा। तो उसके दौरान मेरे सब फंड थे। ओके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सब किसी लक्ष्य के तहत प्लान किया हो। जी मुझे आई एम अवेयर कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं गोल्स के थ्रू करते हैं, वो मैंने अभी तक फिलहाल उसको टैग नहीं किया है। तो अभी फिलहाल के लिए ऑल आर फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ठीक है,
चलिए, आपने जितना मुझे बताया है उससे तो मुझे लगता है कि आपको बाजार की समझ है और आप सोच समझकर और कैलकुलेटेड तरीके से अपनी रिस्क को कैलकुलेट करके ही निवेश कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आपको एक इंटरनेशनल फंड पे सलाह चाहिए, है ना? हाँ जी, तो अभी मेरा 80% जो भी है वो इंडियन इक्विटीज में है। तो अच्छा। मुझे ओवरसीज मार्केट के दौरान मुझे एडवाइस चाहिए थी कि मैं नस्डैक 100 फंड ज़्यादा बेटर होगा या तो फिर मेरे एसेट का S&P टॉप 50 फंड ज़्यादा बेटर होगा फॉर लॉन्ग टर्म। और सेकेंडली इनकेस अगर इजाज़त हो तो मुझे एक और पूछना था कि इन्वेस्ट चाइना इक्विटीज, चाइना बाजार में अगर इन्वेस्टमेंट करना था तो उसकी क्या राय होगी? चलिए हेमंत जी, मेरे ख्याल से जो निवेश को लेके बारीकियां हैं वो तो हमें एजाज को ज़्यादा नहीं समझानी होंगी इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन को लेकर, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इनको बताएं कि किस तरह के बाजार में मौजूदा समय में हमें निवेश करना चाहिए। कविता, उससे पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इनके पास एक कोर पोर्टफोलियो है हाँ, और एक सेक्टर पोर्टफोलियो है। मुझे लगता है ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट को समझते हैं और दोनों का डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि कोर पोर्टफोलियो वो होता है जो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अचीव करने में मदद करता है, और सैटेलाइट जो है एक तरीके से टेक्निकल एलोकेशन है कि जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखे मार्केट में आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। एक नए निवेशक के लिए शायद ये बिल्कुल सही ना हो, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, पोर्टफोलियो साइज बढ़े, तब आपको इन स्ट्रेटेजीज में जाना चाहिए। बट आई थिंक जो ये फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है। फंड सिलेक्शन भी इनका ओवरऑल अच्छा है। एक दो चीज मैं कहना चाहता हूँ इनका, जैसे उन्होंने कहा स्पेशली ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, इनके पास दो फंड्स हैं। इनके पास है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा एक्सेस अपॉर्चुनिटी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ये दोनों के अंदर करीब 30 से 32% के करीब जो पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली यूएस मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो आई थिंक जब भी आप बात करें इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की, जैसा उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पैसा जो है ज्यादातर पैसा मेरा इंडियन मार्केट में, वो बात सही है, लेकिन ये दो फंड ऐसे हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली जैसे मैंने कहा यूएस मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको और पैसा इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये बिल्कुल हमेशा एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है, क्योंकि आपको एक तो आपको ग्लोबल लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, दूसरा हमें पता है कि किस तरह की कंपनीज वहां पे हैं जो शायद हमारे देश में नहीं है, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, लेकिन वो सही प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। तो अगर आपका अमाउंट उन दोनों फंड्स में इतना है कि ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, तो फिर मैं चाहूंगा नहीं कि आप इंटरनेशनल में और इन्वेस्ट करें। बट अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके पास स्कोप है कि आप इंटरनेशनल में बढ़ाएं, तो मुझे लगता है फिर आप नैस्डैक 100 के साथ जाइए, क्योंकि मुझे लगता है ग्रोथ शायद अगले कुछ सालों में वहां पे आपको थोड़ी ज्यादा मिले, क्योंकि अगेन वो नॉन फाइनेंस कंपनीज हैं, वो क्योंकि बाकी कंपनीज में कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर मिल जाता है। ये जो नैस्डैक 100 है मुझे लगता है एक बेटर ऑप्शन। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को लेकिन हालांकि रिव्यू करने की जरूरत होगी। एजाज, समय लगभग खत्म हो चुका है, इसीलिए आपका जवाब हेमंत जी ने संक्षेप में दिया है, लेकिन मोटा मोटा आपको नैस्डैक 100 में निवेश करने की सलाह दी जा रही है। मनी मंत्रा में आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हो गया है आज की निवेश रणनीति जानने का। समय बहुत कम है मेरे पास। अर्नब जी, आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा? मुझे सिर्फ यही कहना है कि आप अपने जो निवेश करते हो तो वहां पर पोर्टफोलियो पर नजर डालिए, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट या इंडिविजुअल होल्डिंग्स पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये टीम एफर्ट है। वेल्थ क्रिएशन के लिए पोर्टफोलियो पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, तभी आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। हेमंत जी, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है? मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करो, वो मदद करेगा आपको एसेट एलोकेशन बनाने में, और जो समय आपने अपने गोल्स को दिया है उससे आप कमिटेड रहिए। अगर आप वो रखेंगे तो कभी भी आपको जितनी भी मार्केट में गिरावट आए या कुछ भी इश्यूज आए, चैलेंजेस आए, उसको फेस करने में आपको आसानी होगी। ऑलराइट, तो चलिए, तमाम गुरु मंत्र को आपको समझना होगा, और ये एक दो दिन के निवेश के गुरु मंत्र नहीं है, अपने पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको इनको अपने साथ लेकर चलना होगा। जिन दर्शकों के सवाल हम शो में आज शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे हम माफी चाहते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में यानी कि कल आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला और निवेशकों को और दर्शकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में सहायता की। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें। सोशल मीडिया पर चाहें तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालें, या अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना नाम और अपनी गोल बेस्ड रणनीति हमसे जान सकते हैं। नमस्कार।